This lecture is about Karnaugh map. We will discuss in detail how a complex sum or pass expression can be minimized with the help of Karnaugh map. So a Karnaugh map provides a systematic method for simplifying Boolean expressions. If it is used properly, then the simplest sum or pass expression can be produced, which are known as minimum expressions. A Karnaugh map is similar to a truth table because it presents all of the possible values of input variables and the resulting output for each value. Instead of being organized into columns and rows like a truth table, the Karnaugh map is an array of cells in which each cell represents a binary value of the input variables. Karnaugh map basically यूज करते हैं फॉर मिनिमाइजिंग सॉप एंड पास एक्सप्रेशन. कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉप और पास एक्सप्रेशन हो, इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Karnaugh मैप. इससे पहले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉप और पास एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज एंड रूल्स मिनिमाइज किया जा सकता है. इस लेक्चर में हमने Karnaugh मैप को यूज़ करते हुए सॉप या पास एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होगा. Karnaugh मैप रिप्रेजेंट होता है एक ट्रूथ टेबल की तरह, जिस तरह ट्रूथ टेबल में डिफरेंट एंट्रीज हैं, इसी तरह Karnaugh मैप में रोज और कॉलम्स रिप्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट सेल से Karnaugh मैप फॉर्म होकर एक टेबल की फॉर्म में हमें शो होता है. तो Karnaugh मैप में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये सारे कंबाइन होके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि इनपुट वेरिएबल्स की फॉर्म हो सकती हैं, ये रिप्रेजेंट होगा. अगर लेट्स सपोज देयर आर 3 वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टर्म्स फॉर्म होंगी Karnaugh मैप में वो 8 होंगी. 2 पावर n का फार्मूला यूज करते हुए हम Karnaugh मैप की जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिफाइन करेंगे. तो अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 टोटल सेल्स होंगे. 4 वेरिएबल्स हैं तो टोटल 16 सेल्स होंगे. और इसी तरह n की जो वैल्यू है वेरी करके Karnaugh मैप की सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं. इस फिगर में हम 3 वेरिएबल Karnaugh मैप शो कर रहे हैं. 3 वेरिएबल्स को किस तरह Karnaugh मैप में शो किया जा सकता है, तो लेट सपोज हम फिगर ए में देखें. फिगर ए में एक टेबल हमें शो होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें शो हो रहे हैं. सो वी हैव 4 नंबर ऑफ रोज, 4 रोज हैं और 2 कॉलम हैं. अब इन रोज और कॉलम की डिवीजन कैसे होगी? तो चूंकि ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स की डिवीजन हमने इस टेबल में इस तरह कर दी है कि 2 वेरिएबल्स को हमने कंबाइन लिखना है और एक वेरिएबल को हमने सेपरेट लिखना है. अब 3 वेरिएबल्स, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि 3 वेरिएबल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स 8 होंगे. और हमें ये भी पता है कि अगर 3 वेरिएबल्स हों, लेट सपोज हम कहते हैं ये वेरिएबल ए, बी और सी से डिफाइन होते हैं, तो इनकी पहली वैल्यू या पहली जो टर्म होगी वो 000 से रिप्रेजेंट होगी और जो लास्ट टर्म होगी वो 111 से रिप्रेजेंट होगी. अब 000 से लेके 111 तक इस Karnaugh मैप पे कैसे रिप्रेजेंट होंगे? तो हमने जिस तरह पहले कहा कि वी हैव 4 रोज. हर रो में ए बी की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है या ए बी की वैल्यू रखनी है. तो अगर हम ए बी को कंबाइन करते हैं तो सी हमने सेपरेट रखना होगा, और अगर हम ए को सेपरेट रखते हैं तो बी सी को फिर हम कंबाइन करेंगे. तो इस केस में हमने ए बी को कंबाइन किया हुआ है और ए बी की जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी बाइनरी, वो 0001 10 और 11 मिलती हैं. सिमिलरली सी की वैल्यू या 0 होगी या 11 होगी. और अगर इन तीनों को हम कंबाइन करें तो 000 001 010 और इसी तरह लास्ट में 111 वैल्यू हमें मिल सकती है. अब इनको हम किस तरह टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे?
तो पहली एंट्री हम देखें जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली जो एंट्री है ये 000 शो कर रही है। ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है। तो पहली जो एंट्री है या पहली जो टर्म हुई वो 000 हुई। दूसरी जो टर्म है इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहली रो में सेकंड कॉलम जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये 001 से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। जो थर्ड वैल्यू है इसमें ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम जिसे हमने 3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है 010 की टर्म दे रहा है। इसी तरह फोर्थ जो टर्म है वो 011 है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो सेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमारी फिफ्थ वैल्यू है 100, इसके लिए हमने ये रूल बताना है कि जब भी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को शिफ्ट करेंगे, यानी फर्स्ट रो से सेकंड रो में जाएंगे, सेकंड रो से थर्ड रो में जाएंगे और थर्ड रो से फोर्थ रो में जाएंगे, तो इसके लिए सिंगल बिट वेरिएबल चेंज होना चाहिए। यानी अगर ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है तो बी की वैल्यू फिक्स रहेगी, और अगर बी की वैल्यू 0 से 1 या 1 से 0 चेंज हो रही है तो ए की वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी सिंगल बिट वेरिएबल चेंज होगा। ये रूल है। इसी तरह अगर हम कॉलम में शिफ्टिंग करते हैं, कॉलम में हम अगर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड या थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो वही रूल अप्लाई होगा कि सिंगल बिट वैल्यू चेंज होगी फॉर एनी वेरिएबल। तो इस तरह अगर हम रो 2 से रो 3 में जा रहे हैं तो रो 2 से रो 3 में जाने के लिए हमने ए की वैल्यू चेंज की, यानी ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज की, बी की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, बी की वैल्यू सेम रही। तो इस तरह हमारी जो थर्ड रो की वैल्यू होगी फॉर ए बी वो होगी 1 1। तो इस केस में पहली जो वैल्यू होनी चाहिए, पहले सेल की जो वैल्यू होनी चाहिए, रो 3 का जो पहला कॉलम है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 110। तो 110 जो रिप्रेजेंट हो रही है ये 7th नंबर वैल्यू है या 7th नंबर टर्म है। तो इसके लिए हमने रो 3 और कॉलम 1 को सेलेक्ट किया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है ए बी 1, बी बी 1 और सी बी 1, इसके लिए रो 3 कॉलम 2 हमने सेलेक्ट किया। जो फोर्थ रो है, अब इसमें दोबारा से ये बात देखने की है कि ए की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी ए 1 है, जबकि बी की वैल्यू रो 4 में चेंज हो रही है, 1 से 0 चेंज हो रहा है। तो अब इस केस में जो हमारी फिफ्थ और सिक्स नंबर टर्म थी वो रो 4 में आएगी, जो कि 11100 और 101 से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरह हम सारी जो टर्म्स हैं 8 टर्म्स, इनको हम कैसे कार्नोफ मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। हर सेल की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू डिफाइन करेगी हमारी जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स यूज होंगी। हर टर्म के लिए हर सेल की इंडिविजुअल या अपनी वैल्यू होगी। तो अगर हम फिगर बी में देखें तो हमने वही जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 अप टू 8, इनको हमने वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम 000 लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, 001 के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी लिख रहे हैं, और इस तरह सो ऑन अप टू 111 ए बी और सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एनी वेरिएबल्स ए बी सी। बी वेरिएबल यूज हो सकता है, ए बी सी के अलावा एक्स वाई जेड या कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। सिमिलरली 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप में हमने ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स और कितने नंबर ऑफ सेल्स यूज होंगे। तो 4 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है 16 सेल्स विल बी यूज फॉर दिस कार्नोफ मैप। अब इसमें दो वेरिएबल्स को हमने कंबाइन रखना है, ए बी को कंबाइन रखना है और सी डी को कंबाइन रखना है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट रो से सेकंड रो में जाने के लिए और सेकंड रो से थर्ड रो में और थर्ड से फोर्थ रो में जाने के लिए सिंगल बिट वेरिएबल चेंज होगा। वही केस इसमें अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा फॉर कॉलम। जब हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाएंगे तो जो वैल्यू चेंज होगी, सिंगल बिट वैल्यू या सिंगल वेरिएबल वैल्यू चेंज होगी। तो सी डी की वैल्यू 0001, फिर 11 और 10 इस तरह रिप्रेजेंट होगी। तो जो हमारी वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू होगी 0000,
और लास्ट वैल्यू होगी 1111। ये टोटल 16 वैल्यूज़ होंगी जो कि इन 16 सेल्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिगर ए में हम बता सकते हैं कि किस तरह हम ये वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिगर बी में उसी वैल्यूज़ को हम इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स फिर लिखेंगे। किस तरह ए बी सी डी की फॉर्म में हम 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि हाउ कार्नोफ मैप इज़ यूज्ड फॉर सॉप मिनिमाइजेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन होंगी, इन एक्सप्रेशन को किस तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि हाउ अ सॉप एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड या मैप ऑन अ कार्नोफ मैप। तो हमें 3 वेरिएबल्स सॉप एक्सप्रेशन गिवन है विद 4 टर्म्स। 3 वेरिएबल्स का मतलब है कि वी विल यूज कार्नोफ मैप फॉर द 3 वेरिएबल्स विद 8 टोटल नंबर ऑफ सेल्स। 4 टर्म्स हमें गिवन है। इन 4 टर्म्स को हमने जब बाइनरी में रिप्रेजेंट किया तो ये 001 010 110 और 111 की फॉर्म में हमने लिख ली। अब ए बी और सी को हमने इसी कार्नोफ मैप में रिप्रेजेंट किया विद द वैल्यूज 00 01 11 एंड 10, और सी की वैल्यू हमने रखी 01। अब पहली टर्म को हमने रिप्रेजेंट किया है इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड जो टर्म है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रही है। थर्ड और फोर्थ जो एंट्री है ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ये दोनों सेल्स यूज हो रही हैं फॉर आवर गिवन सॉप एक्सप्रेशन। Similarly, a standard SOP expression for 4 variables is given in the Karnaugh map. इस गिवन सॉप एक्सप्रेशन में हमें टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स गिवन है वो 7 है। तो 4 वेरिएबल्स कार्नोफ मैप को यूज़ करते हुए 16 सेल्स इस कार्नोफ मैप में टोटल एंट्रीज होंगी। हर नंबर ऑफ टर्म को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जो कि 0011 0100 अप टू 1010 ये हमें देखने को मिल रही हैं। इन सारे टर्म्स को हमने कार्नोफ मैप में रिप्रेजेंट करना है उसी तरह जिस तरह के हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हाउ वी कैन मैप अ सॉप एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन इनटू अ कार्नोफ मैप। एक बात याद रखें कि अगर सॉप एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है so we have to convert this SOP expression first into a standard form. Karnaugh map cannot map a non-standard SOP expression. स्टैंडर्ड SOP expression ही Karnaugh map में मैप हो सकती है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर कोई भी नॉन स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन होगी उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर Karnaugh मैप में हम इसको मैप कर सकते हैं। तो इससे हमने पहले बात की कि अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सॉप एक्सप्रेशन हो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हम पहले लेक्चर्स में डिटेल में देख चुके हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन इनटू अ स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन। तो पहली जो टर्म है इस गिवन एक्सप्रेशन में, इसमें 2 वेरिएबल मिसिंग हैं तो 4 नंबर ऑफ टर्म इससे बनेंगी। दूसरी जो टर्म है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है तो इससे 2 टर्म्स आएंगी, और तीसरी जो टर्म है वो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिली इन सब को हमने कार्नोफ मैप में मैप कर देना है। टोटल 7 एंट्रीज हैं तो 7 सेल्स में हमने रिप्रेजेंटेशन की विद 1। इस एग्जांपल में 4 वेरिएबल सॉप एक्सप्रेशन गिवन है, इसको भी हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें
मिल रही हैं इनको हमने कार्नोफ मैप में मैप कर देना है। तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल रही हैं इन सब को कार्नोफ मैप पे हमने मैप करने के लिए 1 1 यूज़ किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी सेल्स में 1 1 है ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन से हमने लिखी हुई हैं। So now we will discuss how Karnaugh map can be used to simplify SOP expression. फिगर ए में हमें एक कार्नोफ मैप शो हो रहा है फॉर 3 वेरिएबल, जिसमें कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन थी 4 उनको पहले से ही मैप किया हुआ है। और फिगर बी में हम रूल देख रहे हैं कि हाउ दीज एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग मैपिंग टेक्निक। तो सबसे पहले ये याद रखें कि हमने सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स को कंबाइन करना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फिगर किसी भी फिगर में हम देख सकते हैं कि 8 हैं। तो हमने पहले ये देखना होगा कि अगर 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये आपस में कैसे कंबाइन हो सकती हैं। 8 नहीं है तो फिर हमने 4 टर्म्स देखनी होंगी, 4 नहीं है तो फिर 2 टर्म्स देखनी होंगी, और 2 टर्म्स भी अगर कंबाइन नहीं हो रही तो फिर हम सिंगल टर्म पे आएंगे। इन टर्म्स की कॉम्बिनेशन या टर्म्स सिंप्लीफिकेशन या मैपिंग किस तरह होगी, तो हमेशा से याद रखें कि जो एडजेसेंट सेल्स होंगे इन एडजेसेंट सेल्स की एंट्रीज यानी एडजेसेंट सेल्स की वैल्यूज या एडजेसेंट सेल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी सॉफ्ट एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। तो फिगर बी में अगर देखा जाए तो जो पहली वैल्यू है 0 0 0, इसके एडजेसेंट सेल्स में कोई 1 नहीं है, यानी 0 0 0 1 शो कर रहा है सेल, इसके साथ और इसके आसपास कोई भी सेल में 1 की एंट्री नहीं है, तो ये सेपरेट है और ये सेपरेट ही लिखा जाएगा। जबकि बाकी जो 3 एंट्रीज हैं रो 2 में जो सेकंड कॉलम है इसके एडजेसेंट डाउनवर्ड जो सेल है इसमें भी 1 है, और इसी तरह रो 3 का जो फर्स्ट कॉलम है इसके भी एडजेसेंट जो सेल है उसमें भी 1 है। तो एडजेसेंट सेल्स को हमने कंबाइन करना है, यानी ये पहला जो सेल है ये कंबाइन होगा जो डाउनवर्ड सेल है इसके साथ रो 2 में, और जो रो 3 का जो सेल है वो कंबाइन होगा इसी रो 3 के एडजेसेंट सेल के साथ, यानी ये दोनों कॉलम कंबाइन होंगे और ऊपर वाले केस में दोनों रोज कंबाइन होंगी, रो 2 और रो 3। अब अगली फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 6 गिवन है। इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मैप या कंबाइन हो सकती हैं। तो जैसे हमने पहले बात की कि पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, 8 वो कंबाइन हो सकती हैं। अगर 8 नहीं हो सकती तो फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो फिर 1 पे आएंगे। ये याद रखें कि 6 एंट्रीज या 5 एंट्रीज ये कंबाइन नहीं हो सकती। तो इस केस में हम 4 मैक्सिमम वैल्यूज या टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। वो कैसे होंगी? रो नंबर 1 में हम देखें तो 2 सेल्स में 1 1 है, यानी 2 सेल्स में एंट्री है, जबकि रो नंबर 4 में भी जो दोनों सेल्स हैं उसमें भी वो भी फिल्ड हैं और 1 1 है। तो रो नंबर 1 और रो नंबर 4 ये दोनों कंबाइन हो सकती हैं, यानी रो 1 की दोनों एंट्रीज और रो 4 की दोनों एंट्रीज ये कंबाइन होकर 4 बन सकती हैं, तो इस वजह से ये कंबाइन हो सकती हैं। अब रिमेनिंग कौन सी रह गई? रो नंबर 2 का फर्स्ट कॉलम, इसमें एक 1 है, और रो नंबर 3 के सेकंड कॉलम में एक 1 है। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों 1 के साथ एडजेसेंट कोई 1 है, तो दोनों के साथ एडजेसेंट 1 है। रो 2 के कॉलम 1 का जो एडजेसेंट सेल है वो रो 1 का कॉलम 1 है, तो ये 1 और 1 दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जिसे हमने 2 का नाम दिया हुआ है। और इसी तरह रो 2 का जो कॉलम 2 है इसका 1 रो 3 के कॉलम 2 का 1 और रो 4 के कॉलम 2 का 1 ये दोनों कंबाइन होंगे, जिसे हमने 3 का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह हम जो एडजेसेंट सेल्स हैं इनको कंबाइन या यूज़ करते हुए अपनी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह हम इन सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे ये फिर नेक्स्ट
हम डिस्कस करते हैं। अब हमने देखना है कि 4 वेरिएबल कर्नौग मैप में जो एंट्रीज हैं या सेल्स हैं वो कैसे कंबाइन हो सकते हैं। तो दोबारा से वही हमने रिपीट करना है। इसमें मैक्सिमम टर्म्स कंबाइन हो सकती हैं 16, फिर 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, फिर 2 और फिर 1। तो अगर हम ये देखें कि इसमें मैक्सिमम 16 तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ एंट्रीज एम्प्टी है, कुछ सेल्स एम्प्टी हैं। फिर हम 8 पे आएंगे कि 8 एंट्रीज या 8 सेल्स कंबाइन हो सकती हैं। तो 8 हमें यहाँ पर जो है उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो रो 2 है वो फुली इक्विप है या रो 2 फुली फिल्ड है, जबकि रो 2 में 2 कॉलम्स फिल्ड हैं। तो 6 हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने 4 की तरफ जाना है, 4 का पेयर बनाना है। तो पहला जो पेयर बनेगा वो रो 1 और रो 2 की जो 4 एंट्रीज हैं विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये कंबाइन होंगे। और सेकंड जो हम कम्बिनेशन करेंगे वो रो 2 की फुली कम्बिनेशन होगी, जिसमें कि ये 4 सेल्स जो है यूज होंगे। इसमें बात याद रखें कि अगर कोई भी सेल्स एक दफ़ा किसी भी कम्बिनेशन में यूज़ हो रहे हैं तो वो सेकंड टाइम भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा अगर किसी रो या कॉलम में कोई भी सेल्स या एंट्रीज यूज़ हो रही हैं पेयरिंग में तो वो आइंदा यूज़ नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो भी यूज़ हो सकती हैं। तो इसी वजह से इस केस में हमने जो रो 1 और रो 2 की एंट्रीज हैं उनको 2 दफ़ा यूज़ किया हुआ है विद एडजेसेंट सेल्स। जो थर्ड नंबर पेयर आ रहा है वो रो 4 का आ रहा है, जिसमें कि 2 एंट्रीज हैं, 2 सेल की एंट्रीज हैं। तो इस तरह हमने इनको यूज़ करते हुए दो दोनों सेल्स को यूज़ करते हुए हमने ये थर्ड पेयर बना दिए जी। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज अब ज़्यादा हो गई हैं। दोबारा से वही रूल अप्लाई होगा, मैक्सिमम 16 एंट्रीज, 16 नहीं तो फिर 8, 8 नहीं तो 4, 2 और फिर 1। तो 16 तो हो नहीं सकती, ये हमने देखना है कि 8 हो सकती है या नहीं। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो 4 एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 और 4 एंट्रीज ऑफ कॉलम 2, ये टोटल 8 एंट्रीज हैं या 8 सेल्स हैं, ये कंबाइन हो जाएंगे, जिसे हमने 1 का नाम दिया हुआ है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन या पेयर बनेगा वो रो 2 और रो 3 का बनेगा, जिसमें कि कॉलम 1 कॉलम 2 की जो 2 एंट्रीज हैं वो यूज़ हो रही हैं। इनमें मैक्सिमम 4 का पेयर बन सकता है और 4 से ज़्यादा नहीं है। और इसी तरह थर्ड जो एंट्री है इसमें कॉलम 4 में जो कॉलम 3 और कॉलम 4 यूज़ हो रहा है, रो 4 में कॉलम 3 और कॉलम 4 यूज़ हो रहा है, इनको हमने कंबाइन करना है। तो इस तरह पेयर बनेगा हमारा थर्ड या नंबर 3 के नाम से। अब हमने डिस्कस करना है कि पेयरिंग के बाद हमने जो एक्सप्रेशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ गिवन जो टर्म्स थी वो कितनी थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस टेबल में टोटल एंट्रीज 11 है। तो 11 टर्म्स किसी एक्सप्रेशन में गिवन है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि टोटल 11 टर्म्स हैं। इन 11 टर्म्स को हमने विद द हेल्प ऑफ कर्नौग मैप मिनिमाइज करना है। तो पहले हमने तमाम टर्म्स को इस कर्नौग मैप में रिप्रेजेंट किया विद 1, फिर हमने इनका पेयर बनाना है और पेयर बनाने के बाद जो भी मिनिमाइज सॉफ्ट एक्सप्रेशन होगी वो लिखनी है। तो दोबारा से वही रूल अप्लाई होगा, 16 अगर सेल्स हैं तो इनका पेयर बनेगा, 16 नहीं तो 8 का बनेगा। तो 8 का पेयर बन सकता है रो नंबर 2 और रो नंबर 3, ये पूरी रो यूज होगी इन पेयरिंग, तो इसे हमने 1 का नाम दिया हुआ है। रो 1 और रो 2 की जो दो कॉलम्स हैं थर्ड और फोर्थ, इनसे हमने 4 का पेयर बनाना है सेकंड। और इसी तरह थर्ड पेयर जो बनेगा वो कॉलम 3 के रो 2, कॉलम 2 और रो 3 की जो एंट्री है और कॉलम 2 और रो 4 की जो एंट्री है ये यूज होगी। अब इससे हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है।
तो पहले रो 2 और रो 3 जो फुली 8 सेल्स हैं कंबाइन हो रहे हैं, इसको हमने देखना है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि रो 2 और रो 3 में ए और बी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, रो 2 से रो 3 में जब हम जा रहे हैं तो ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, जबकि बी की वैल्यू फिक्स है। तो हमेशा से याद रखें कि जब हम एक रो से दूसरे रो को जा रहे हैं और अगर कोई वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है तो वो वेरिएबल को हमने ड्रॉप कर देना है। तो ए चूंकि अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है इसलिए ए ड्रॉप हो जाएगा, सिर्फ बी की वैल्यू लिखी जाएगी। और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो हमने लिख लिया बी, जिसे हमने 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा जी, ये हमने देखा रो टू रो, जब एक रो से दूसरे रो को हम जा रहे हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज कंबाइन करेंगे उतनी ही हमने ए और बी की वैल्यूज को देखना होगा। अब सी और डी की वैल्यू देखने के लिए हमने इन चारों कॉलम्स को देखना है। तो चार के चार कॉलम यूज हो रहे हैं पेयरिंग में, तो इसमें भी ये रूल अप्लाई होगा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम से में जाने के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो अपनी वैल्यूज कितनी दफ़ा चेंज कर रहे हैं। तो सी की वैल्यू पहली दो कॉलम में 0 है, जबकि आखिरी दो कॉलम में थर्ड फोर्थ कॉलम में सी की वैल्यू 1 है। तो सी दो दफ़ा अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है फ्रॉम 0 टू 1। तो इसी तरह दो दफ़ा 0 और दो दफ़ा 1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और जो डी की वैल्यू है, पहले कॉलम में 0 है, दूसरे कॉलम में 1 है, तो ये एक दफ़ा इसने कैंसिल किया अपने आप को। और इस तरह थर्ड और फोर्थ में भी डी की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से 0, तो ये वैल्यू भी कैंसिल या ख़त्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो जो वेरिएबल हमारे पास बचेगा सिर्फ वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 के साथ, और 1 में सिर्फ बी वेरिएबल बाकी रह जाएगा। अब जो सेकंड नंबर पेयर बना था कॉलम 3 और कॉलम 4 का, जिसे हमने 2 का नाम दिया हुआ है, इसमें रो 2 यूज हो रही है और कॉलम 3 और 4 यूज हो रहा है। कॉलम 3 और 4 को से पहले हमने देखना है रो को देखना है। तो इसमें सिंगल रो इन्वॉल्व है जो कि रो 2 है, तो इस वजह से ए और बी की एक ही वैल्यू है, तो उनको उसी तरह लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमने रो 1 और रो 2 इसमें यूज हो रही है, तो इस वजह से ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा गया, जबकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो बी की वैल्यू हमने डिलीट कर देनी है। इसी तरह कॉलम 3 और 4 में जब हम देखें तो सी की वैल्यू 1 है 3 में भी और 4 में भी, तो सी लिखा जाएगा, जबकि डी की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से 0, तो डी डिलीट हो जाएगा। तो हमारी जो सेकंड टर्म लिखी जाएगी वो होगी ए कॉम्प्लीमेंट सी। इसी तरह जब थर्ड पेयर पे हम आएंगे तो रो 3 और रो 4 को हमने पेयरिंग में यूज किया हुआ है फॉर सेकंड कॉलम। अब रो 3 से रो 4 को जब हम जाएं तो ए की वैल्यू फिक्स है, जबकि बी चेंज हो रहा है, तो बी की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, तो बी डिलीट हो जाएगा, ए रह जाएगा सिर्फ। और इसी तरह सेकंड कॉलम यूज हो रहा है, सिर्फ सिंगल कॉलम है, तो इस वजह से जो दो वैल्यूज हैं कॉलम की वही रह जाएंगी, सी कॉम्प्लीमेंट और डी, जिसे हमने थर्ड 3 का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह ये जो गिवन नंबर ऑफ टर्म्स थी 11, इनको हमने रिड्यूस किया इन 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरह हमने कार्नोफ मैप को यूज करते हुए सॉप एक्सप्रेशन जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 थी, मिनिमाइज किया इनटू नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 3 नंबर ऑफ टर्म्स में। नेक्स्ट हमें एक 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। इन 4 टर्म्स को हमने कार्नोफ मैप पे रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ वंस, और हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स एडजेसेंट टर्म्स या सेल्स कंबाइन हो सकते हैं। तो अगर पहली एंट्री देखें जिसे हम 1 का नाम दे रहे हैं, तो हम रो 3 में जो 1 1 है इनको कंबाइन कर रहे हैं, दोनों कॉलम्स को। अब रो 3 की किसी दूसरी रो के साथ पेयरिंग नहीं है, तो इसी वजह से ए और बी की वही वैल्यू लिखेंगे, ए बी। अब रो 3 की जो पेयरिंग है वो दो कॉलम्स के साथ है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ। तो कॉलम 1 की वैल्यू सी की वैल्यू 0 है और कॉलम 2 में सी की वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में जब हम पेयरिंग कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो सी डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ए बी लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहली टर्म हमारी आ गई ए बी।
इसी तरह दूसरी जो पेयरिंग है वो रो 2 और रो 3 के दरमियान है। तो रो 2 और रो 3 में ए की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, तो ए डिलीट हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 है तो ये 1 बी रह जाएगा सिर्फ। अब इस पेयरिंग में सिर्फ एक कॉलम इन्वॉल्व है, तो सिंगल कॉलम की जो वैल्यू है वही लिखी जाएगी। तो वैल्यू होगी सी, तो सेकंड टर्म की वैल्यू बन जाएगी बी सी। अब जो थर्ड टर्म है या थर्ड वन है, इसकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसकी जो ए बी और सी की वैल्यू है उसी तरह लिख लेंगे। तो ये वैल्यू लिखी जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमने गिवन सॉल्व एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ कार्नोफ मैप। यहाँ एक बात जहन में रखें कि अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो कि जो कि कार्नोफ मैप पे हम मैप कर लें और उसकी कोई पेयरिंग ना आ रही हो, तो फिर उस एक्सप्रेशन की मिनिमाइज फॉर्म नहीं हम लिख सकते। तो जब तक पेयरिंग बनेगी एक्सप्रेशन मिनिमाइज फॉर्म में लिखी जा सकती है। विदाउट पेयरिंग जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखी जाएगी। अब इस फिगर में दोबारा से 3 वेरिएबल सॉल्व एक्सप्रेशन गिवन है। इस 3 वेरिएबल सॉल्व एक्सप्रेशन को हमने सबसे पहले मैप किया। मैपिंग के बाद हमने पेयरिंग डिफाइन की। तो पहले जो पेयर बनेगा वो रो 1 और रो 4 का पेयर है विद कॉलम 1 2। अब रो 1 से रो 4 को जब हम जा रहे हैं तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू सेम है, तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ आएगा। इस पेयरिंग में दोनों कॉलम इन्वॉल्व है, तो सी की वैल्यू 0 1 या सी की वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, तो इस वजह से सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ आया। जो दूसरा पेयर है 2 जिसे हम नाम दे रहे हैं, इसमें रो 1 और रो 2 यूज हो रही है। तो रो 1 से रो 2 में जब जाएंगे तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है, ए की वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ आएगा। और सिर्फ सिंगल कॉलम यूज हो रहा है जिसमें सी की वैल्यू 0 है, तो सी कॉम्प्लीमेंट हमने लिख लिया। तो दूसरी जो टर्म हमने लिखी वो है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरी जो पेयरिंग है वो फॉर रो 3 एंड रो 4 है। रो 3 से रो 4 में जब हम जा रहे हैं तो ए की वैल्यू सेम है तो ए लिखा हुआ आएगा, बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो बी कैंसिल हो जाएगा। और सी की जो वैल्यू है वो सिंगल कॉलम की है, तो इस वजह से सी हमने इस थर्ड टर्म में लिख लिया विद ए। तो ए सी हमारी तीसरी टर्म बनी इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हमें 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप गिवन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स हैं वो 3 हैं। पहले हमने रो 2 को पेयरिंग में शो किया हुआ है। रो 2 को जब हमने पेयरिंग में शो किया तो इसकी दूसरे रो के साथ पेयरिंग नहीं है, तो सिर्फ ए और बी की वैल्यू उसी तरह लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी की फॉर्म में। अब इस तमाम पेयरिंग में सारे कॉलम्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से जितने भी कॉलम्स हैं इन सब की वैल्यूज आपस में कैंसिल होगी, तो सी और डी की कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो पहली टर्म में ए और बी की वैल्यू लिखी हुई है, सी और डी की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी पेयरिंग में रो 1 और रो 2 है, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया हमने और सी कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। बी और डी अपनी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड पेयरिंग में ए और बी की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि एक ही रो है, जबकि सी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डी रह जाएगा। तो एक बी कॉम्प्लीमेंट डी, ये हमारी तीसरी टर्म आएगी फॉर द गिवन सॉल्व एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमें एक और एग्जांपल गिवन है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स मजीद इंक्रीज हो गई है। 11 नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है। इन 11 टर्म्स को पहले हमने मैप किया कार्नोफ मैप में, फिर इनके पेयर बनाए। तो पहला कॉलम और फोर्थ कॉलम ये पेयरिंग में यूज़ हो रहा है, तो इससे जो रोज़ की वैल्यूज़ हैं ये तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। 4 रोज़ यूज़ हो रही हैं, इस वजह से ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। ए बी की वैल्यूज़, सी डी की वैल्यू देखेंगे कि सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, तो सी भी डिलीट हो जाएगा, सिर्फ डी कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा। इसी तरह सेकंड जो मैपिंग है उसमें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ये रह जाएगा। और जो थर्ड पेयरिंग है या थर्ड जो हम पेयर बनाएंगे
नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर एक्सप्रेशन गिवन ना हो और ट्रुथ टेबल गिवन हो तो उस ट्रुथ टेबल से हमने कार्नोफ मैप में मैपिंग कैसे करनी है। तो ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ वंस को हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ वंस गिवन है। तो इस ट्रुथ टेबल में टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 है फॉर द वैल्यू 000 100 110 एंड 111। तो इस टेबल से जो भी 1 की वैल्यू है उनको हमने पिक करना है 000 110 100 और 111 और इसको हमने मैप कर देना है डायरेक्टली ट्रुथ टेबल में। तो अगर एक्सप्रेशन गिवन न भी हो ट्रुथ टेबल से डायरेक्टली हम कार्नोफ मैप में मैपिंग कर सकते हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन मैप अ स्टैंडर्ड पास एक्सप्रेशन इनटू कार्नोफ मैप। तो जिस हमने पहले डिस्कस किया कि सॉब एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद 1, पास एक्सप्रेशन इससे अपोजिट है। पास एक्सप्रेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है विद जीरोस इन दी कार्नोफ मैप। तो गिवन सॉब एक्सप्रेशन हमें गिवन पास एक्सप्रेशन हमें शो हो रही है जिसमें कि 4 एंट्रीज हैं, 4 टर्म्स हैं 000 010 110 एंड 101। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिंगल सिंपल टर्म या वेरिएबल होगा ए, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली जो टर्म आएगी वो 000, दूसरी टर्म है 010 और तीसरी और चौथी टर्म को हमने इस मैप में कार्नोफ मैप में मैप करना है विद जीरोस। तो 4 जीरोस हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो इस एग्जांपल में हमें एक स्टैंडर्ड पास एक्सप्रेशन गिवन है। इस स्टैंडर्ड पास एक्सप्रेशन को हमने मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ कार्नोफ मैप। तो सबसे पहले हमने इस पास एक्सप्रेशन को मैप किया। 5 टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमें इस कार्नोफ मैप में रिप्रेजेंट हो रही हैं जो कि 0 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जबकि रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं वो 1 1 है। तो अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि इन जीरो से हमने एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है। तो रूल वही अप्लाई होगा। मैपिंग में हमने पेयरिंग बनानी है 8 4 और 2 की। तो 8 तो बन नहीं सकती। 4 के लिए हमने रो 1 और रो 2 को यूज़ किया और कॉलम 1 और कॉलम 2 को यूज़ किया। तो रो 1 और रो 2 को जब यूज़ करेंगे तो बी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और कॉलम 1 और कॉलम 2 भी यूज़ हो रहे हैं तो सी की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। हमें जो सिर्फ मिलेगा वो ए की वैल्यू मिलेगी। तो ए 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल के साथ, तो ए इससे लिखा हुआ आया। अब जो नेक्स्ट पेयरिंग है वो रो 2 और रो 3 की है फॉर कॉलम 1। तो रो 2 और रो 3 में जाने के लिए हमने ए की वैल्यू 0 1 चेंज हो रही है तो इस वजह से ए डिलीट हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 है तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब चूंकि पास एक्सप्रेशन है तो पास में सम लिखते हैं हम। तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जो सी की वैल्यू है वो सम हो जाएगी यानी ऐड हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो जो हमारी जो गिवन पास एक्सप्रेशन होगी उसमें एक टर्म है ए की और दूसरी टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी की। नेक्स्ट 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप हमें गिवन है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जी, हर टर्म को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और फिर हमने इसकी पेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2। 16 और 8 तो पॉसिबल नहीं है, 4 हमें इसकी पॉसिबिलिटी है। कॉलम नंबर 1 फुली हो सकता है पेयरिंग में विद ऑल दी रोज। तो जब सारी रोज मैं उसमें आएंगी पेयरिंग में तो सारी ए और बी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ सी और डी की वैल्यू रहेगी। तो सी डी सी प्लस डी हमने लिखा जो कि पहली टर्म में से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो नेक्स्ट पेयरिंग होगी वो होगी रो 1 की फॉर कॉलम 1 एंड कॉलम 4। तो कॉलम 1 और कॉलम 4 में सी की वैल्यू चेंज हो रही है तो नहीं लिखेंगे। ए बी और डी की वैल्यू सिर्फ रह रही है तो सेकंड टर्म में ए प्लस बी प्लस डी लिखा हुआ है। जो थर्ड पेयर हमें बनेगा वो
कॉलम 4 में, रो 4 में फॉर कॉलम 1 एंड 2। तो कॉलम 1 और 2 में सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से सी हमने लिख लिया। डी की वैल्यू चेंज हो रही है, डी डिलीट हो जाएगा। जबकि ए और बी की वैल्यू भी लिखेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी